हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 29 जून 2020 है, दिन है मंडे। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं चार इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स और एक हमारे टेबल के ऊपर हैं स्पेशल टॉपिक। इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स स्टेट पीएससीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इट्स अबाउट आरबीआई एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये एक स्पेशल टॉपिक है। बाकी न्यूज़ आइटम्स हैं स्क्रूटनी ऑफ इंपोर्ट्स, ये चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। एफएमसीजी कंपनीज जो हैं उनके लिए रूरल डिमांड जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुकी है। फिर सरकार एक फार्मर डेटाबेस तैयार कर रही है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा। और लास्ट में लोकस्ट फाइट के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स को कवर करता है ये स्मार्ट कोर्स। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। स्क्रूटनी ऑफ इंपोर्ट्स, इससे पहले की जो हमारी डिस्कशन हुई थी, आपको याद होगा कि हमने चाइना के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। मुझे याद है कि दो न्यूज़ आइटम्स हमने डिस्कस की थी। चाइना से जो चीज़ें यहाँ पर आती हैं उनको एक एक बॉक्स को खोला जा रहा है। और मोबाइल फ़ोन के बारे में हमने बात की थी कि एक बार मोबाइल फ़ोन जो है उसका बॉक्स आपने खोल दिया तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो कम हो सकती है। तो ये एक इश्यू था। चेन्नई पोर्ट से इसकी शुरुआत हुई और अलग अलग पोर्ट्स में इस प्रकार की स्क्रूटिनी की जा रही थी। और हांगकांग में हमारा जो सामान जा रहा था तो वहाँ पर हमारे सामान के साथ भी ऐसा होने लगा था। ऐसी हमने खबर को डिस्कस किया था, इज़न्ट इट। आज जो खबर है वो ये है कि अब सरकार जो है, भारत जो है, जो चीज़ें चाइना से आ रही हैं उनको तो हम स्क्रूटनाइज कर ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वे सारी कंपनीज, चाइनीज़ कंपनीज, खास करके चाइनीज़ कंपनीज जो आसियान में हैं, आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म है ASEAN। आसियान में 10 देश हैं और आसियान के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसमें क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है दो देश या फिर दो पार्टीज़ के बीच में। यहाँ पर एक देश है हमारा देश और एक पार्टी है आसियान। तो टोटल 11 देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो लगभग अप्रोक्स 80% जितना जो सामान है जो भारत से आसियान जाएगा, ये रहा हमारा देश इंडिया और ये है आसियान फॉर एग्जांपल, तो 80% जितना सामान हम जो एक्सपोर्ट करेंगे और 80% जितना सामान जो आसियान से आता है, तो इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक रफ आपको समझने के लिए है, 80%, राइट। अब आप सोचिए कि बहुत सारी ऐसी चाइना की कंपनी है जिनका सेटअप वियतनाम में है। उनके मेन मालिक जो हैं वो चाइना के हैं और कंपनी जो है वो वियतनाम में है। इसी प्रकार से चाइना अब ये भी कर रहा है और ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास पहुंची है कि चाइना वहाँ पर आसियान के देशों में शेल कंपनीज यानी कि फेक कंपनीज, राइट, जो वैसे कोई बिजनेस नहीं करती हैं, रजिस्टर्ड हैं। और अब चाइनीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं, चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो ऐसी शेल कंपनीज को ख़रीद रहे हैं और फिर अपना सामान जो है वो इन कंपनीज के नाम पर हमारे देश में बेच रहे हैं या फिर बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब गवर्नमेंट के रडार में आ चुके हैं। तो सरकार ने अब इसके बारे में इंडस्ट्रीज़ को, जो इंपोर्टर्स हैं, उनको भी अलर्ट कर दिया है। गवर्नमेंट ने इनको अलर्ट कर दिया है कि आप इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ देखने को मिली कि फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करें तो ओवरऑल जो भारत का दुनिया के अलग अलग देशों के साथ जो ट्रेड हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें इंपोर्ट में हमें 10% जितना राइज देखने को मिला टोटल इंपोर्ट में। और आसियान देशों से 26% जितना राइज देखने को मिला। सिर्फ इन 10 देशों में से 26% जितना राइज, जो पहले अगर वो हमें 100 रुपये की चीज़ें बेच रहे थे तो 2019 में 126 रुपीज़ की चीज़ें बेचने लगे हैं। तो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ यहाँ पर क्यों हुआ? तो सरकार को ये शक है कि इसमें कहीं ना कहीं चाइनीज़ हाथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। इंपोर्ट्स फ्रॉम वियतनाम, वियतनाम के जो इंपोर्ट्स हैं
वो भी 43% जितने ज़्यादा हो चुके हैं। कितने? वियतनाम से जो सामान आता है तो 43%, 43.3% टू बी प्रिसाइज, ये कुछ $7.2 बिलियन वर्थ आइटम की बात करें हम, तो इतना इंपोर्ट यहाँ से बढ़ गया। हमारा सिंगापुर के साथ भी एक इंडिपेंडेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया सिंगापुर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसकी भी स्क्रूटिनी की जा रही है। और सरकार ने बताया है कि स्ट्रिंजेंट चेक्स करने हैं, खास करके ओरिजिन सर्टिफिकेट्स के। ओरिजिन सर्टिफिकेट्स जो हैं वो एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है, राइट, ये सर्टिफाई करता है कि जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन का कितना परसेंट, कितने कंपोनेंट्स जो हैं वो किस देश में बने हैं, और इसका एक सर्टिफिकेट जो है देश के द्वारा इश्यू किया जाता है, इसकी स्क्रूटिनी भी की जा सकती है। तो सरकार ने बोला है कि ये जो कंट्री ऑफ ओरिजिन का सर्टिफिकेट है तो इसको भी आप अच्छी तरीके से चेक कीजिएगा। ये कोविड-19 का जो एपिसोड हुआ उससे पहले की दुनिया की सिचुएशन क्या थी? तो ट्रेड वॉर चल रहा था। ट्रेड वॉर आज भी चल रहा है, लेकिन उस टाइम पर ट्रेड वॉर जो है वो मेन टॉपिक था, प्रायोरिटी ट्रेड वॉर था। तो ट्रेड वॉर की वजह से भी सप्लाई चेन जो है वो काफ़ी डिसरप्ट हुई थी। फिर आया कोविड-19, तो कोविड-19 ने तो सप्लाई चेन को पूरा डिसरप्ट कर दिया। और अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आया LAC का इश्यू, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इश्यू। तो पहले से ही एक लंबे टाइम से भारत का यही एक सपना था। फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया की बात करें तो मेक इन इंडिया का बड़ा जो बिग पिक्चर प्लान है वो यही है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और हमारे एग्रीकल्चर में काम करने वाले जो लोग हैं, 50% जितने लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, तो इतने ज़्यादा लोगों की एग्रीकल्चर में आवश्यकता नहीं है। तो उनको अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स प्रोवाइड कर सकें तो उनका प्रोग्रेस होगा, देश का प्रोग्रेस होगा। तो मेक इन इंडिया जो है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये इसका एक गोल था, एक टारगेट था कि हमें लोगों को एग्रीकल्चर में से मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करना है। ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग अगर हम करें तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के दूसरे देशों से जो चीज़ें हम मंगवा रहे हैं वो हम नहीं मंगवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी थी, लेकिन अब इसको एक और ज़्यादा स्पीड मिल चुके हैं। तो फिलहाल गवर्नमेंट की टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी ये है, एक ये है कि फ्यूअर इंपोर्ट्स, कम से कम चीज़ों को हम इंपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम डोमेस्टिक लेवल पर हमारे देश में पैदा करें। और ये जो चीज़ें हम पैदा करेंगे तो उनको एक्सपोर्ट करने की भी कोशिश जो है वही इस एजेंडा का मीन्स, ये जो पूरा हमारा एक मेक इन इंडिया और जो टारगेट है, ये टू प्रोंग स्ट्रेटजी में सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ साथ आपको इन चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, FMCG कंपनीज। FMCG कंपनीज को सबसे ज़्यादा फिलहाल बिजनेस जो मिल रहा है वो मिल रहा है रूरल इंडिया से। रूरल इंडिया जो है वो वैसे देखा जाए तो इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन जो है उनके 800 मिलियन जितने लोग जो हैं, ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है। कई बार आपने सुना होगा ये स्टेटमेंट कि भारत आज भी गांव में बसता है, क्योंकि भारत की ज़्यादातर पॉपुलेशन 800 मिलियन जितने लोग जो हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं, और बाकी के जो हैं वो टाउन और अर्बन एरिया में रहते हैं। तो ये जो रूरल पॉपुलेशन है वो FMCG मार्केट जो है, टोटल FMCG मार्केट का 36% ही आज तक, 36% जितना ही कंजम्पशन जो है वो रूरल पॉपुलेशन का था या फिर हैं। लेकिन FMCG कंपनीज जो हैं वो रूरल एरिया के ऊपर काफ़ी इसलिए डिपेंडेंट होती जा रही हैं क्योंकि कंजम्पशन का जो ग्रोथ है वो रूरल इंडिया में, FMCG प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन का ग्रोथ जो है वो रूरल इंडिया में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। प्री कोविड एवरेज जो थी उसका 85% जितना पहुंच गया है रूरल एरिया, या फिर रूरल डिमांड जो है वो इतनी पहुंच चुकी है। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। एक रीज़न ये है कि हायर फार्म इनकम्स, सरकार ने MSP को भी इंक्रीज़ कर दिया है, तो दिस इज़ वन रीज़न कि अब प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा हुआ है राबी क्रॉप्स का, तो इसकी वजह से किसान जो हैं, रूरल पॉपुलेशन जो हैं, उनके पास पैसे आए हैं। सेकंड थिंग, जो लॉकडाउन है, आपको पता है लॉकडाउन स्टार्टिंग में जब इम्प्लीमेंट किया गया तब फिर एक छूट दी गई थी कि जो खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं तो उनको छूट है कि वो खेतीबाड़ी का काम कर सकें। तो रूरल एरिया में इतना खास इसका इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है, कोविड-19 का भी नहीं, और लॉकडाउन भी जो है वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं रहा है।
तो दिस इज़ द सेकंड रीज़न कि ना के बराबर बंद रहा है रूरल एरिया। ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो बहुत सारा सामान नहीं मिल रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ डिसरप्शन ही नहीं हुआ है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अर्बन एरिया के कंटेक्स्ट में, अर्बन एरिया के साथ अगर आप रूरल एरिया को कंपेयर करें, लॉकडाउन को कंपेयर करें, तो रूरल एरिया का लॉकडाउन जो है वो थोड़ा लाइट था। और थर्ड जो है वो है माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्निंग होम। माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो अब वापस आ चुके हैं, अपने गांव चले गए हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा अब रह रही है, तो उसकी वजह से चीज़ों की, छोटी बड़ी चीज़ों की डिमांड जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। ऊपर से ये भी एक आशा की किरण है कि अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है कि सरकार ने बहुत सारे, ये कोविड-19 का जो पैकेज अनाउंस किया था उस टाइम पर खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी सरकार ने अनाउंस किए थे। तो इसमें एक है फॉर एग्जांपल एपीएमसी के साथ जुड़ा हुआ रिफॉर्म। तो बताया जा रहा है कि अब किसान जो हैं उनको अपनी जो पैदावार है उनका ज़्यादा पैसा मिलेगा, उनका राइट अमाउंट जो है वो उनको मिलेगा, तो इसकी वजह से भी रूरल एरिया के हाथ में ज़्यादा पैसे आएंगे। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से एफएमसीजी कंपनीज, लगभग हाफ ए डजन एफएमसीजी जो बड़े बड़े नाम हैं, वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, काफ़ी आशा की नज़र से देख रहे हैं रूरल डिमांड को। अर्बन सेल्स की बात करें तो आज भी वो 70% तक ही, प्री कोविड जो सेल था उसका 70% तक ही पहुंच पाया है। फिर बात करें फार्मर डेटाबेस के बारे में। भारत सरकार एक आधार बेस्ड डेटाबेस क्रिएट करना चाहती हैं किसानों की। ये जो डेटाबेस है, जैसे नाम से ही पता चल गया कि आधार के साथ लिंक्ड होगा, और मेन जो बड़ा प्लान है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो ये है कि किसानों के साथ, फार्म के साथ जुड़ी हुई जितनी भी स्कीम्स हैं, ये सारी की सारी स्कीम्स को डिजिटाइज किया जाए, और जो पेमेंट करना है वो पेमेंट आप डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से कर सकें। इसमें फर्स्ट फेज़ में कुछ 50 मिलियन जितने किसान जो हैं, 9 स्टेट्स के 50 मिलियन किसान को ऑन बोर्ड लाया जाएगा, उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा, और इसकी डेडलाइन जो है वो है 30 जून, यानी कि कल इसकी डेडलाइन है। तो होपफुली कल तक सारा ये 50 मिलियन फार्मर्स का, 9 स्टेट्स के 50 मिलियन फार्मर्स का डेटा जो है वो सरकार के पास पहुंच जाएगा। और इसी के साथ सरकार जो है वो सैटेलाइट इमेजिंग का इस्तेमाल भी कर रही है, ताकि किसान जो हैं उनकी लैंड की साइज़ क्या है, इसी के साथ साथ वो किस प्रकार का क्रॉप जो हैं उन्होंने उसमें उगाया है, तो ये भी सैटेलाइट इमेज से एनालाइज किया जाएगा, और इस एनालिसिस से फिर किसानों को एडवाइस दी जाएगी उनकी ज़मीन के बारे में, फिर उनका जो क्रॉप है, उनकी क्रॉप पैटर्न, ये सारी चीज़ों में सरकार उनकी मदद और अच्छी तरीके से कर पाएगी। ये जो डेटाबेस है ये कुछ फार्म टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के साथ भी सरकार शायद शेयर करें, ताकि इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाले जाएँ, और जो भी पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किए जाएंगे। फिर एक स्पेशल टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये यूसीबीज़ यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ जुड़ा हुआ है। सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। देखिए, यूसीबीज़ की बात करें तो यूसीबीज़ यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यूसीबीज़ ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। फॉर्मल फाइनेंस यानी कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो आपको लोन मिलती हैं, वे सारे लोग जो अनबैंक्ड थे, जिनके पास बैंक का एक्सेस नहीं था, तो उनके अकाउंट्स खुलें, और फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने उनको लोन प्रोवाइड करने में भी काफ़ी मदद की है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हम कहते हैं, वित्तीय समावेशन, तो उसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को आज तक कौन कंट्रोल करता था? स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो कंट्रोल करते थे। अब स्टेट गवर्नमेंट्स इनको कंट्रोल करती थी, तो चीज़ें जो थी यहाँ पर, ख़ास करके अगर हम कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात करें, तो काफ़ी एक गवर्नेंस जो है इनका बहुत ही वीक था, बहुत ही आई वोंट से कि राइट शब्द यही होगा कि प्रोफेशनलिज्म यहाँ पर नहीं था गवर्नेंस में। आपने कई बार ये सुना होगा कि कुछ ऐसी कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को या फिर पर्टिकुलर बिजनेस को ही लोन देती थी, और उनके जो एमपीज़ हैं उस एरिया के या फिर जो एमएलएज़ हैं उनका यहाँ पर काफ़ी दबदबा चलता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक लंबे टाइम से चल रही थी, लेकिन एक लंबे टाइम से ये भी एक मान्यता थी कि यूसीबीज़ जो हैं उनकी साइज़ काफ़ी कम है, तो अगर यूसीबीज़ में कोई इश्यू होंगे तो इससे हमारी फाइनेंशियल सिस्टम में या फिर हमारा जो एक पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर है, तो इसमें इसकी कोई ऐसी ख़ास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर यूसीबीज़ जो हैं उनका नाम काफ़ी आया, काफ़ी घोटाले हुए एक्सेट्रा। तो अब फाइनली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया है, और अब फाइनली ये हो गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो दूसरी कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस,
दूसरी कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, इसी प्रकार से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो भी अब आरबीआई के सुपरविजन के तहत आ चुकी हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आज से, अब से, ये ऑर्डिनेंस के जब से ये प्रोमलगेट किया है तब से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स किसके सुपरविजन में काम करेगी? इट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो अब चला गया है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस को और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेगी और करनी भी चाहिए। मार्केट शेयर की बात करें तो यूसीबीज़ का मार्केट शेयर फाइनेंशियल ईयर 2002 में 6.4% था। ये कम होकर 2017 में हो गया 3.3%। 2001-2 का एक केस था माधवपुरा मर्सेंटाइल बैंक। लेट मी राइट इट डाउन हियर। माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक, ये एक इश्यू हुआ था, घोटाला हुआ था 2001-2002 का, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई और इसकी वजह से इनका शेयर जो है यूसीबीज़ का वो कम होता गया। जॉइंट रेगुलेशन का भी एक डिमांड जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स इजीली नहीं चाहते थे कि अपना जो कंट्रोल है वो चला जाए, लेकिन जॉइंट रेगुलेशन में ये होता था कि स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती थी टाइम पर और रिजर्व बैंक जो चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहती थी वो नहीं हो सकता था। लेकिन अब आरबीआई ही ओवरसी करेगी यूसीबीज़ को। आरबीआई को स्मार्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये होगा कि जो इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस हैं इनकी पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि अगर कोई ऐसे कोई घोटाले करने की कोशिश की जाती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इनको रोका जा सकता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मालेगाम कमेटी और आर गांधी पैनल, ये दोनों ने ये रेकमेंड किया था कि जैसे जो दूसरी बैंक्स है, कॉमर्शियल बैंक्स में जिस प्रकार से बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है, उसी प्रकार से एक कॉमर्शियल बैंक्स में जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो ऐसा ही सेटअप जो है वो यूसीबीज़ का होना चाहिए। पॉलिटिशियंस के बारे में तो आपको मैंने बता दिया कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनका इसमें इंटरफियरेंस ना हो, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो ऐसे ड्रोन्स की तलाश में है जो पूरी रात उड़ सके, और दूसरा ऐसा कि एक फीचर ऐसा हो कि जो पूरी रात उड़ सके, और दूसरा ऐसा कि वो ज़्यादा टाइम के लिए उड़ सके, नाइट फ्लाइंग एज वेल एज लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इस प्रकार के ड्रोन्स जो हैं उनकी तलाश चल रही है, क्योंकि वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में ये लोकस्ट स्वॉर्म्स हैं, उन्होंने अपने अटैक्स स्टार्ट कर दिए हैं। लोकस्ट जो हैं वो रात को बहुत ही इनएक्टिव होते हैं, तो दिस इज़ ए राइट टाइम कि उनके ऊपर स्प्रे डाला जाए ताकि वो मर जाएं। और एक और चीज़ है, इससे पहले हमने डिस्कशन की थी साउंडलेस ड्रोन्स के बारे में, इज़न्ट इट? तो ये भी एक एडिशनल फीचर इसका होना चाहिए, साउंडलेस ड्रोन्स, क्योंकि होता ये है कि जब इसकी आवाज़ आती है तब ये लोकस्ट जो है वो एक्टिव होकर उड़ सकते हैं। सिविल एविएशन रेगुलेटर ने एक स्पेशल कंडीशनल, एक प्रकार से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को एक कंडीशनल एग्जेम्पशन दिया है कि ये लोकस्ट को हंट करने के लिए वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजस्थान के बारे में एक वार्निंग दी गई है कि राजस्थान में डेजर्ट लोकस्ट जो हैं वो अपने एग्स भी ले करेंगे, और इस सीज़न की ब्रीडिंग सीज़न जो है उनका जो एरिया है, लोकेशन, वो राजस्थान होगा। तो आगे चलकर और ज़्यादा लोकस्ट का कहर जो है वो हमारे देश को देखना पड़ सकता है, और वो ये खेती बाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारी इकोनॉमी एक खेती प्रधान हमारी अर्थव्यवस्था है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है हमारे किसानों के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।